अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। आज हम आपके साथ एक न्यू नावल डिस्कस करेंगे। हम उसे रीड आउट करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल को म्यूट करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं। नावल तू मेरा सनम, इस कलम अरीबा अफजल, किस्त नंबर 1। सनम सनम, बी अम्मा की आवाज़ पर इसने करवट ली थी। एक होशरुबा अंगड़ाई लेते इसने बी अम्मा की जानिब मदी मदी आंखें खोलकर देखा, फिर बुरा सा मुंह बना लिया। क्या है बी अम्मा? वो आंखों में नींद की खुमारी लिए बोली थी, जिस पर बी अम्मा ने घूर कर इसे देखा, मगर वो ढिठाई का आला मुजाहरा किए फिर आंखें बंद कर गई थी। अरे खुदा का खौफ खा लड़की, देख दिन चढ़ गया है और तेरी आंख ही नहीं खुल रही। बी अम्मा ने इसके ऊपर से कंफर्टर उतारा था, जिस पर वो औंधे मुँह होकर लेट गई। इसके घने सिल्की बाल कमर तक बिखरे हुए थे। अभी 8 बजे हैं बी अम्मा। वो पास टेबल पर पड़े अलार्म क्लॉक को देखती आहिस्ता आवाज़ में बोली कि बी अम्मा ने अपना माथा पीटा था। वजदान बेटा, आ गया तू? चल अब तू ही इसे उठा, ये मेरी नहीं सुन रही। बी अम्मा धीमे लहजे में लब दबा कर बोली थी। इतना कहना था कि सनम फुर्ती से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर बैठी थी। नहीं वजदान, मैं उठी हूँ। इसकी बाकी की बात मुंह में ही रह गई। जब बी अम्मा को मुस्कुराते हुए देखा, इसने घूर कर इनकी जानिब देखा था। बी अम्मा हंसती हुई बाहर निकल गई। वो उठती फ्रेश होने चली गई। नींद तो वैसे भी इसकी ख़राब हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद इसने चूड़ीदार पैजामा के साथ वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। साथ वाइट पट्टा, बालों को कैचर में जकड़ लिया, आंखों में काजल लगाया। होंठों पर कुछ लगाने की गुस्ताखी नहीं की गई थी। इसके होंठ शुरू से इसकी मांग पर गए थे, नेचुरली पिंक। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे इसने कोई लिपस्टिक लगाई हो, मगर वो थे ही हल्के गुलाबी रंग के। हाथों में घड़ी बांधे वो बाहर निकल आई। इधर उधर नज़रें घुमाते वो चल रही थी कि कहीं इस बला जिसका नाम वजदान राजपूत था, इससे इसका टकराव ना हो जाए। मगर हाय रे किस्मत, इधर उधर देखने के चक्कर में वो सामने देख ही नहीं पाई थी। तभी सीधा सामने से आते वजदान से टकरा गई थी। इसका सर वजदान के सीने पर लगा हुआ था। वो वहीं जम गई। धड़कनें बेतरतीब हुई थी। सनम ने ज़ोर से आंखें मींची थी, जबकि वो स्टिल बॉडी यूं ही खड़ा रहा। इसके परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू सनम को अपने जिस्म में रचती महसूस हुई। सनम, वो एक लफ्ज़ी सर्द आवाज़ में बोला था। सनम के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। हिम्मत न हुई कि सर उठाकर देख ले। आहिस्ता से थूक निगलती इसने सर उठाकर इसकी सर्द काली आंखों में झांका था, फिर फ़ौरन नज़रें झुका ली। वहाँ देखना नामुमकिन के करीब था। दूर हट जाओ या यूं ही खड़ी रहोगी, वो दांत पीस कर बोला तो सनम को एहसास हुआ वो अपना हाथ इसके सीने पर धरे वैसे ही खड़ी थी। झट से हाथ पीछे होने लगे, उठाते पीछे होने लगी थी। जब इसने सनम का हाथ थामकर झटके से इसे खुद के करीब कर लिया, सनम की आंखें हैरत के मारे फैल ही तो गई थी। होंठ कपकपा उठे। इसने खौफ से इसकी जानिब देखा। वो आहिस्ता से झुका इसके कान के करीब। सनम को अपना आप किसी तपते सहरा में महसूस हुआ। इसके वजूद में एक तपश सी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कम से कम सनम तो नहीं देख पाई थी। अगर मेरे करीब रहोगी तो मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा, समझ रही हो सनम? वो गहरी बात करते वहीं ठहर कर गहरा सांस भर गया। सनम की धड़कनें भरी थी, जिसम में करंट सा दौड़ गया। वो इसकी बात का मतलब बखूबी समझती थी, मगर वो इस इंसान को समझने से कासिर थी। वजदान राजपूत को इसका नाम सबसे ख़ास लगता था। वो हर छोटी सी छोटी बात पर इसका नाम ज़रूर लेता था। वो कहता था कि तुम मेरी सनम हो, मेरी दीवानगी बनकर रहना, और अगर सनम बेवफा होगी तो वजी पागल हो जाएगा। मगर वो इंसान अजीब था। वो कभी कहता कि सनम तुम्हारे जीने मरने से वजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। जी, इसे इतने करीब देख जहाँ धड़कनें बेकाबू थी, वहीं इसकी ज़ुबान भी लड़खड़ा गई। वो बामुश्किल इतना ही बोल पाई थी, जाओ यहाँ से, कभी तो बड़ी हो जाओ, हमेशा यूं ही गिरती पड़ती रहती हो। इसका लहजा मुकम्मल बदल गया। सर्द संजीदा सी आवाज़ ने सनम का दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से सुन कर दिया था। वो खुद का कोट दुरुस्त करता आगे बढ़ गया, जबकि सनम आंखों में हैरानगी लिए वहीं कुछ पल खड़ी रह गई। क्या मुसीबत है यार, ज़रा आहिस्ता चल लो, अफरा उकता कर बोली थी, जबकि वो धीमा सा मुस्कुराई।
सर्दी के सबब पहले ही इसे ठंड लग रही थी। ऐसे में लीज़ा का यूँ तेज़ तेज़ चलना अफरा को तब चढ़ा गया था। इसने घूर कर इसे देखा था। क्या है यार, प्रोफेसर ने बैंड बजा देनी है अगर ज़रा भी लेट पहुँचे। पता तो है तुझे कैसे चश्मा उतार कर देखता है। लीज़ा ने दांत कचकाकर इसे देखा। वो फिर से चलने लगी। अफरा भी बेजारे चेहरे पर सजाए इसके पीछे चल रही थी। आखिरकार वो क्लास के सामने पहुंची तो एक और मुसीबत इनके सर पर आ गई। लीज़ा ने अफरा को आंखें दिखाई थी जबकि वो मनमना कर रह गई। मे आई कम इन प्रोफेसर? लीज़ा मरी मरी सी आवाज़ में बोली कि पूरी क्लास ने इनकी जानिब देखा और फिर इनके चेहरे पर दबी दबी सी हंसी नमूदार हुई थी, जबकि प्रोफेसर ने बैक वक्त लीज़ा और इफ़रा को देखा था। ये टाइम है क्लास में आने का, आप पूरे 30 सेकंड लेट हैं। प्रोफेसर अपनी नाक से चश्मा थोड़ा नीचे करते रेस्ट वॉच को देखते देखते बोले थे, जिस पर लीज़ा ने सर झुकाया। वहीं इफ़रा का तो बस न चला कहीं इसे जाकर धक्का दे है। सॉरी प्रोफेसर, लीज़ा आहिस्ता आवाज़ में मनमनाई थी। व्हाट सॉरी? माई नेम इज़ प्रोफेसर अल्लाह दिता, क्योंकि मुझे अल्लाह ने सब कुछ है दिया। और क्या सॉरी? किसके साथ खाते हैं सॉरी? प्रोफेसर इनकी जानिब देखते एक हाथ कमर पर रखते बोले थे। सारी क्लास की आहिस्ता आवाज़ में हंसी छूटी। वहीं इफ़रा खुद बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल किए खड़ी थी। यस प्रोफेसर, प्लीज़ सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। लीज़ा शर्मिंदगी से बोली तो प्रोफेसर ने एक अदा से क्लास की जानिब देखा। ओके, अगर नेक्स्ट टाइम आप लेट हुई तो मुझे अल्लाह ने प्रिंसिपल के ऑफिस का पता भी दिया है। प्रोफेसर इन्हें अंदर आने का इशारा करते बोले थे। वो दोनों जल्दी से अंदर आती एक सीट पर जाकर बैठ गई। प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू किया। स्टूडेंट वी रीड दिस टॉपिक। वो भी एक फ़िक्रा ही अदा कर पाए थे जब क्लासरूम के दरवाजे से वो 3 लड़कों का ग्रुप अंदर दाखिल हुआ था। सारी क्लास हैरानी से इन्हें देख रही थी, जबकि प्रोफेसर भी गुस्से से इन्हें देख रहे थे। तुम क्या पार्क में टहलने निकले हो? जाहे पनाह किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? प्रोफेसर के अल्फाज पर वो तीनों वहीं रुक गए थे। सबकी नज़रें इस सामने वाले लड़के पर टिकी थी। हल्की बियर्ड, काले बाल जो माथे पर बिखरे थे, काली आंखें जिनमें चमक उभरी, अनाबी लब मुस्कुराहट में ढले तो चिन पर एक डिम्पल नमूदार हुआ। इसने प्रोफेसर की जानिब देखा। अफान राजपूत। ओहो बॉयज़, देखो हमसे गलती हो गई। प्रोफेसर क्लास में हैं और हम यूं ही आ रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। वो तमस्खर आंखों में लिए बोला था। सारी क्लास बिल्कुल खामोशी से इनकी कार्रवाई को देख रही थी। वो लोग वापस क्लास की दहलीज पर खड़े हो गए। सो प्रोफेसर, मे आई कम इन क्लास? आई एम अफान राजपूत। साल में 4-5 बार ही तो क्लास में वो चक्कर लगाता था, फिर कैसे कोई प्रोफेसर इसे पहचान सकता था? इसका नाम सुनते ही प्रोफेसर को सांप सूंघ गया था। प्लीज़ कम इन प्लीज़। वो यूँ बोले जैसे अगर अभी अफान बाहर चला गया तो वो भी यूनी से बाहर ही निकल जाएंगे। अफान तंजिया मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी वजाहत और इसका स्टाइल इसकी अमीरी का मुंह बोलता सबूत था। लीसा ने घूर कर प्रोफेसर को देखा था। कैसा प्रोफेसर है? हमारी बार इतना नाटक और इसकी मर्तबा प्लीज़ प्लीज़। लीसा दांत कचकाते इफ़रा से बोली तो इफ़रा जो अफान को देख रही थी इसकी जानिब चौंक कर देखा। बस कर मेरी माँ, कहाँ हम और कहाँ वो हंसे तो लाखों लड़कियाँ फिदा हो जाती हैं। हमारे रोने पर कोई नहीं पूछता। वो अफान है, मोस्ट हैंडसम पर्सन इन दिस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इसके भाई के पैसों पर चलती है, ट्रस्टी है इधर के। इफ़रा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। वो खुद बड़े गौर से इसे नहा रही थी। लीज़ा ने आंखें घुमाई। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये सारे अमीर इंसान इतने बदतमीज़ क्यों होते हैं? अल्लाह ने अमीर क्या कर दिया, बदतमीज़ी भी भर दी। लीज़ा उकता कर बोली थी। अपनी ज़िंदगी के हालातों ने इसे ऐसा बना दिया था। मेरी बहन, इसे नज़ाकत कहते हैं। पैसा हो तो ये खुद ही आ जाती है। अब खामोश हो जा। इफ़रा इसे देखती बोली थी जब एक बोर्ड मारकर लीज़ा के सर पर सीधा आकर लगा। यू बोथ स्टैंड अप। पहले तो क्लास में लेट आई हैं और ऊपर से क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं। लीव दिस क्लास। प्रोफेसर चश्मा ठीक करते बोले तो लीज़ा ने किन अखियों से अफान की जानिब देखा। एक मरतबा क्लास ने मुड़कर इसे देखा, मगर इसमें अफान राजपूत शामिल ना था। सर, बट अभी आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया, लीज़ा धीमे लहजे में बोली थी। इफ़रा ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। तो क्या पहले आपकी इजाज़त लूँ मैं? अगर बातें हो गई हैं तो लेक्चर शुरू करूँ मैम? प्रोफेसर आंखें छोटी करते बोला था। पर सर, इट्स नॉट फेयर। जब हम लेट थे तो आपने कितनी बातें सुनाई थी और जब दूसरे लेट हुए तो आप झुक ही गए। इसका क्या मतलब है? लीज़ा अब की बार गुस्से में बोली थी। इसे वाकई इस दोगली हरकत पर गुस्सा आया था।
मिस लीज़ा, मुझे पता है कैसे क्लास में इन करना है और किसे आउट। अगर आप मज़ीद बोली तो अब मेरे तमाम लेक्चर मिस कर देंगी। प्रोफेसर उकता कर बोले थे। लीज़ा इससे पहले कुछ बोलती कि इफ़रा ने इसे हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया। ये क्या कर रही हो, बोलने दो मुझे, लीज़ा दबी आवाज़ में बोली थी। इफ़रा ने इसे खामोश रहने का इशारा किया था। प्रोफेसर ने लेक्चर शुरू किया था। साइकोलॉजी का लेक्चर लेते हुए भी लीज़ा का ध्यान पहली बार इस जानिब न गया था, वरना पढ़ाई क्यों इसके लिए ज़रूरी है वो अच्छे से जानती थी। क्लास ख़त्म हुई और प्रोफेसर वहाँ से चले गए। लीज़ा भी बुक्स उठाती इफ़रा के साथ बाहर जाने लगी थी जब पीछे से एक आवाज़ ने जैसे इसे साकन पत्थर कर दिया था। मिस हरा दुपट्टा। इसकी आवाज़ में कशिश तो थी मगर तंज भी छुपा हुआ था। लीज़ा ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। भले ही इसने लीज़ा को पहली मर्तबा देखा था मगर क्लास में आने वाला और बैठने वाले हर स्टूडेंट पर इसकी नज़रें जमी होती थी। इसे हर एक की खबर मिल ही जाती थी। इन मोहतरमा को एतराज़ है कि प्रोफेसर ने हमें बाहर क्यों खड़े नहीं किया। वो इसके गिर्द घूमते इसका जायज़ा लेते नखावत सदा लहजे में बोला था। एक पल को फ़ान की नज़रें इसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। कैसा सोगवार हुस्न था, मगर था तो वो अड़ियल ही ना। क्या नाम है तुम्हारा? अफ़ान इसके सामने आकर खड़ा हो गया। रौब देता लहजा लीज़ा को ज़रा पसंद नहीं आया था। लीज़ा के बंद होंठों पर जमी इसकी नज़रें लीज़ा को तपा गई थी। वो वहाँ से जाने को पलटी जब अफ़ान ने इसका दुपट्टा पकड़ा था। पूरी क्लास वहीं रुक गई थी। क्लास के सामने अपनी यूं तहीन पर लीज़ा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। इसके चेहरे पर बदलते रंग दिलचस्पी से देखे थे अफ़ान ने। पहली बात तुम नहीं आप, और दूसरी बात मैं इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताती जिन्हें मैं जानती ना हूँ। और रही बात एतराज़ की, तो मुझे है एतराज़ इस निज़ाम से। वो गुस्से से अपना दुपट्टा इसके हाथों से झटकती बोली थी। वो इसके चेहरे की हरकत को नोट कर रहा था। पहली बार इसकी शान और शौकत के आगे किसी लड़की ने इस तरह सबके सामने इससे बात की थी, मगर गुस्सा होने के बजाय इसके चेहरे पर नामालूम सी मुस्कुराहट छा गई थी। पहले अपने औकात दुरुस्त करके आओ, फिर ख्वाब देखना किसी से प्लीज़ बुलवाने के, गरीब टीचर। वह नखावत से बोला था। वहाँ मौजूद तमाम लोगों का कहका बुलंद हुआ, फिर थम गया। इसने आंखों में चमक लिए इसके गुलाल होते गालों की जानिब देखा जो गुस्से से इसे तक रही थी। किसकी क्या औकात है यह आपने बखूबी बता दिया है मिस्टर वट एवर। और रही बात प्लीज़ बुलवाने की, तो अगर कभी किसी ने मुझसे प्लीज़ बोला भी तो इज्जत से बोलेगा, चंद फेंके गए टुकड़ों के बलबूते पर नहीं। वो अपनी आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए इसे टके की सुनाती वहाँ से चली गई थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग वहाँ से चले गए, मगर अफ़ान का गुस्सा बढ़ने लगा था। किसी लड़की को अपने सामने यूँ बोलता देख जैसे इसकी अना पर कारी वार हुआ था, जिसे वो सह नहीं पा रहा था। यार प्लीज़ कर जा, पूरा बार तूने तहस नहस कर दिया है। महरोज़ ने इसका बाजू पकड़े इसे रोकना चाहा था। जब से इसका झगड़ा लीज़ा से हुआ था वो तो तकरीबन पागल ही हो गया था। अब जब तक वो लीज़ा से अपनी इंसल्ट का बदला ना लेता, इसे चैन कहाँ पड़ना था। शट अप, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे औकात बताने की। इतनी सर्दी में भी पसीने की बूंदें इसके माथे पर चमक रही थी। बाल नम हुए पड़े थे। वो अपनी कार कीज़ लेता वहाँ से इन दोनों को अकेला छोड़ निकल गया था। अपने पर्सनल हाउस पहुँचते वो सीधा रूम में गया और फ्रेश हुआ था। शर्टलेस बाहर निकलते वो शीशे के सामने खड़ा हुआ था। एक बार फिर लीज़ा की बातें इसके जहन पर सवार हो चुकी थी। पहली बार किसी से इतनी बातें सुनी थी। वो वैसे ही शर्टलेस घर से बाहर निकल गया। वो घर एक नदी के करीब इसने अपने शो के लिए बनाया था। आज तक की लड़कियां इसके घर आ चुकी थी, वक्त को खुशगवार बनाने के लिए, और अब लीज़ा के लिए भी इसका यही इरादा था शायद। वो नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा के झोंके इसके जिस्म से टकरा रहे थे। इतनी सर्दी में भी वो यूं खड़ा था, मगर इसके अंदर लगी आग इस सर्दी पर भारी पड़ रही थी। गर्ल, आई वॉन्ट लीव यू, आई स्वेयर। वो दृष्टगी से बोला। इसके चेहरे पर सख्ती थी। बाहें फैलाए इसने इतनी ठंड में भी हवा को इस्तकबाल किया। इसके इरादों में बला की सख्ती मालूम हुई थी। चोट लगी है, पट्टी करवानी है, वह इसके आगे हाथ करता बोला था। हाथ में बस मामूली सा कट था, फिर भी इस जैसे सख्त दिल इंसान का यूँ हॉस्पिटल आकर इतनी सी चोट के लिए पट्टी करवाना कुछ तो ऐसी बात थी जो इसे यहाँ खींच लाई थी। हल्का सा कट लगा है, नर्स इन्हें एक पेन किलर दो और पट्टी कर दो। वो इसकी सब्ज़ आंखों में देखती आहिस्ता आवाज़ में बोली।
मगर इसकी आवाज़ में बरहमी थी। छनाक की आवाज़ से शीशे का गिलास इसके हाथ में चुभता ज़मीन बोस हो गया। साथ ही खून फव्वारे की माने इसके मजबूत हाथों से होता हुआ ज़मीन पर गिरने लगा। एक पल के लिए नैन कुछ समझ ही ना पाई थी कि हुआ क्या है। अब नर्स की नहीं, एक डॉक्टर की ज़रूरत है, पट्टी कर दो, वो चेहरे पर संजीदगी सजाए बोला था। नैन ने नर्स को फ़ौरन इशारा किया था। इसकी हरकत को देख नैन की खुद के हाथ कांपने लगे थे। बड़ी मुश्किल से इसने इसकी ड्रेसिंग की थी, वरना खुद पर जमी इसकी बेबाक नज़रें नैन से छुपी कहाँ थी। लो देती वो सब्ज नज़रें। नैन ने बामुश्किल खुद को संभाला था। हो गई ड्रेसिंग, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी, जिस पर वो खड़ा हो गया। इसकी नज़रें नैन पर थीं, जबकि नैन ज़मीन की जानिब देख रही थी। चलता हूँ, ड्रेसिंग करवाने दोबारा आऊँगा। वो जैसे इसे अपने वापस आने का अंदिया सुना रहा था। नैन ने इसकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिला दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप अपनी ड्रेसिंग खुद कर सकते हैं या फिर कहीं और से करवा लें। मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि गुंडे मुआलियों का इलाज करती फिरूँ। वो दो टोक लफ्ज़ों में बोली तो महावीर ने दांत पीसे थे, मगर बगैर से कुछ बोले खामोशी से वहाँ से चला गया था। रेड लाइट एरिया, वो पूरा इलाका ही ऐसा था। बड़े बड़े घर जो सिर्फ नाम के ही घर थे, वरना तो कोई ऐसी हरकत इन घरों में नहीं पाई जाती थी। फिर भी वो यहाँ मौजूद था। जमील फासिक खान, जिसकी नज़रें वहाँ के माहौल को देख लाल अंगारा हो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यहाँ सिर्फ एक लड़की के लिए आया है, या वो कभी ऐसी जगह आएगा भी। वो घर नहीं, कोठे थे, जहाँ बाहर खड़ी औरतें इसके हुस्न की दीवानी होती इस पर अपना आप निछावर करने को तैयार आगे बढ़ रही थी, जबकि इसकी शोला बार आंखें इन्हें ये सब करने से रोक रही थी। वो सीधा ऊपर गया था, क्योंकि इन सब की सरदार वही पाई जानी थी। वो जाकर महफिल में बैठ चुका था। बस इंतज़ार था तो वो हुस्न की देवी का, जिसके लिए वो इस खलीस जगह पर आया था, जो इसके अरमान रोंद कर यहाँ इस गंदगी के ढेर पर चली आई थी। रानी बाई इसे देख फैल ही गई थी। वो फ़ौरन से पहले इस तक पहुँची थी। अरे खान फासिक, आप यहाँ, क्या हुआ? कौन सी हुस्न कली ने आपको यहाँ आने पर मजबूर किया है? रानी बाई आंखें मटकाती हुई बोली थी। ज़मीन ने एक सर्द नज़र से इसे देखा था। परसों यहाँ एक लड़की आई थी। वह चेहरे पर संजीदगी और वहशत सजाए बोला कि इसके इस रूप को देखते रानी बाई ने थूक निकला। वो पहले ही ऐसा ज़िद्दी मिजाज था, मगर आज तो इसका जाहो जलाल ही बदला हुआ था। यहाँ तो कई लड़कियाँ आती हैं। खान फासिक, तुझे कौन सी चाहिए वो बता, अभी पेश किए देती हूँ। रानी बाई से मुकम्मल मस्का लगाते हुए बोली थी। इसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। रानी बाई, मुझसे होशियारी बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें, बेहतर है सीधे तरीके से बता दे। वो दब्बी आवाज़ में घुराया था। रानी बाई सोच में पड़ चुकी थी, जबकि वो इसके जवाब का मुंतज़िर इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। परसों एक लड़की आई थी यहाँ, मगर वो अपनी मर्ज़ी से आई थी यहाँ, और कल इसकी रोनमाई है हमारे इस हुस्ने बाज़ार में। रानी बाई खूबकी से बोली थी। इसे डर भी था कि ज़मीन न जाने क्या कर देगा। हा, रोनमाई, इसका कहका पूरे हाल में गूंज गया था। इसके सीने में भड़कती आग जिसे सब कुछ चला देने का हुनर रखती थी। रानी बाई ने नासमझी से इसे देखा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले रानी बाई, कल इसकी रोनमाई होगी, मगर सिर्फ मेरे आगे। तुम्हारे इस कोठे में सिर्फ मैं अकेला मर्द होऊंगा, कल और कोई नहीं। वो कल सामने तो आएगी, मगर सिर्फ मेरे। वो अजीब से अंदाज में बोला कि रानी बाई हैरत में पड़ गई। इस जैसा रईस सादा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? फिक्र ना कर, इसके लिए तुझे 50 लाख मिलेंगे, देख ले, सौदा बुरा नहीं है। जमील हल्का सा मुस्कुराता सामने देखने लगा। रानी बाई ने सोच के घोड़े दौड़ाए थे। इसने कुछ सोचते हुए इसे देखा था। ठीक तो है, पर 50% नहीं, 1 करोड़ चाहिए मुझे।